आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टॉपिक। तो जैसे हम बात करते हैं कि भाई अम्ल, ठीक है, तो अम्ल क्या है कि वो पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जिनमें संक्षारण का गुण होता है। ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं और संक्षारण का गुण होता है। संक्षारण का मतलब ये हुआ कि जब ये किसी धातु से क्रिया करते हैं तो उसकी जो ऊपरी परत है उसको ये जो है खराब कर देते हैं। ठीक है, और अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, जो ब्लू लिटमस पेपर जब आप किसी भी अम्ल में आप उसको डिप करते हैं तो जो आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा एसिड में डूबा हुआ है वो लाल हो गया है। ठीक है, तो ये एक तरह से अम्ल को पहचानने का एक गुण भी जो है टेस्ट हो गया है। ठीक है, और अम्ल का ये गुण भी हो गया। अब हम बात करते हैं बेस यानी क्षारक। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर जो है ये साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, चिकनाहट एक होती है इनके अंदर। ठीक है, स्वाद में कड़वे हैं और स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं। ठीक है, साबुन कैसा होता है, चिकना चिकना लगता है हमको इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं तो ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये जो है लाल लिटमस हमने इस बेस में यानी क्षारक विलयन में हमने डिबोया है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है नीले कलर का हो गया है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है अम्ल और जो ये क्षार हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम टॉपिक है हमारा सूचक। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक जासूस। अब यहाँ पे ये जासूसी करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर है कि भाई ये पता लगाते हैं। ठीक है, तो जासूस अपन इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो सूचक यानी इंडिकेटर्स वे पदार्थ हैं जो रंग या गंध में परिवर्तन के माध्यम से बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, यानी कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनके रंग में परिवर्तन से आपको बता देंगे कि भाई जो पदार्थ आपने लिया है वो अम्ल है या क्षारक है, या फिर कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब सूचक कौन कौन से प्रकार के हैं, प्राकृतिक होता है, संश्लेषित होता है और गंधीय होते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के हमारे पास में सूचक यानी इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, प्राकृतिक जो है वो हमारे पास में हल्दी है, लिटमस है जो कि पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और संश्लेषित में जो है फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, और गंधीय जो हो गए वो वनीला हो गया, प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, ये क्या हो गए, गंधीय सूचक कहलाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अम्ल और क्षार के साथ में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे हल्दी जो है वो अम्ल के साथ में कोई बदलाव नहीं करती है, यानी पीली है तो पीली रहती है, लेकिन जब वो क्षारक के संपर्क में आती है तो लाल भूरा हो जाती है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े पर हल्दी का कोई दाग लग गया है, सब्जी गिर गई, दाग लग गया है, उसको जब आप साबुन से धोएंगे तो वो लाल भूरे कलर का हो जाएगा। इसका मतलब साबुन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। लिटमस जो होता है अम्ल में वो जो है लिटमस लाल कलर देगा और क्षारक में वो नीला कलर देगा। ठीक है, बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। अम्ल के अंदर ये रंगहीन रहता है और क्षारक में ये गुलाबी कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल कलर का हो जाता है और क्षारक में ये पीले कलर का हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं गंधीय। तो जो भी ये गंधीय है, वेनिला, प्याज, लौंग का तेल जो है, अम्ल में अगर हम इसको काम में लेंगे तो इनकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसी ही गंध रहती है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर इनकी गंध समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यह हमने बात कर ली है इंडिकेटर्स की। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब हम यह बात कर रहे हैं कि भाई अम्ल और क्षारक जो हैं वो किस प्रकार से जो है रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षारकों की धातुओं से क्रिया हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब अम्ल और क्षारक जो है वो किसी धातु से क्रिया करते हैं तो एक तो संबंधित लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जिंक जो है वो एक धातु है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है, जिंक सल्फेट एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जिंक धातु एक बेस यानी क्षारक से क्रिया करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होती है। ठीक है, खास बात ये देनी है, ध्यान देना यहाँ पर कि ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती हैं, इस बात को भी हमें नोटिस रखना है। बट बेसिक बात यह है कि अम्ल और क्षारक जो जब किसी धातु से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है उसको हम किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो उसके लिए एक पॉप टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि
जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास में जब हम लेके आते हैं तो ये पट पट की आवाज़ यानी पॉप साउंड निकालता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो साबुन का घोल है इसमें वो गैस जो है बुलबुले में भर जाती है। जब बुलबुले ऊपर आते हैं, मोमबत्ती को जब हम पास ले जाएंगे या माचिस की तीली को पास ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ में पट पट की आवाज़ के साथ में जलेगा। इसका मतलब इन बुलबुलों के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो ये इसका एक टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, ओके। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया। ठीक है, तो देखिए धातु कार्बोनेट है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल का निर्माण होता है। ये इसकी एक बेसिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट हो गया ये। ठीक है, अम्ल हो गया हमारे पास में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे लवण बना है सोडियम क्लोराइड और जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम ये रिएक्शन ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, चूने के पानी में यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उसमें हम उसको प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी सफ़ेद यानी मिल्की हो जाता है। ये दूधिया कलर आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वाइट का ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये दूधिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें हम पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप, तो ये जो व्हाइट आप सब्सटेंस देख रहे हैं, मिल्की जो देख रहे हैं, वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है जल के अंदर, इसलिए हो जाता है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है अत्यधिक गैस को प्रवाहित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की और मात्रा हम इसमें प्रवाहित करते हैं। तो वापस जो है ये जो मिल्की पदार्थ बना था वो खत्म हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से देखो एक इम्पॉर्टेंट जो है ये एक रिएक्शन है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अम्ल जो है वो क्षार से क्रिया करेंगे। ठीक है, ये क्षार से क्रिया करेंगे, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, ये तो आपको एक डायग्राम के हिसाब से समझाया गया है। सिंपल वे में हम देख सकते हैं, क्षारक और अम्ल क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अगर किसी अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, क्षारक जो है अम्ल से क्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं धात्विक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, धात्विक ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल से क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बन रहा है। इसका मतलब धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ प्रूव हो जाती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड क्षारक से क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है ना, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके लिए हो गई। नेक्स्ट आते हैं अब हम यहाँ पर देखो, जलीय विलयन में आयन। ठीक है, अब देखो अम्ल और क्षारक के गुण उनके द्वारा उत्पन्न आयनों के कारण होते हैं, यानी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है तो वो क्यों है, वो कौन से आयन मुक्त करता है जल में। ठीक है, जो केवल जल की उपस्थिति में ही अलग होते हैं। ठीक है ना, तो जल में जब आप किसी अम्ल को मिक्स करोगे तो वो आयन में परिवर्तित हो जाएगा, या क्षारक को अगर आप जल में मिलाओगे तो वो आयन उसके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं अम्ल के बारे में देखते हैं, HCl को आपने जल में मिलाया है तो ये बेसिकली तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O के साथ में जुड़ जाता है और वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और ये क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, अम्ल जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रह सकते, इसलिए जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पर।
ओके। इसी तरह से क्षारक, ये जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जल में आप इसको मिलाते हैं तो सोडियम आयन बन गया और हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, ठीक है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार जब अपने अपने आयन मुक्त करते हैं, इसी से इनकी पहचान होती है। एक खास बात देखो यहाँ पर, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, एल्कली कहते हैं। वैसे तो क्षारक यानी बेस हो गया, क्षारक यानी उसको आप क्या कहोगे, बेस कहोगे। लेकिन जब ये जल में घुल जाए, ठीक है, तो इसको हम क्षार यानी एल्कली कहेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए, एक टॉपिक है यहाँ पर तनुकरण, डाइल्यूशन, यानी कोई भी एसिड है उसको हम पतला करते हैं, ठीक है। इसको आप आम भाषा में समझ लें, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। कैसे? देखो, जल में अम्ल या क्षारक का घुलना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान रखना, अगर पानी में अम्ल को डालते हैं या क्षारक को डालते हैं तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब यहीं पर सारा वो खतरा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं। देखो कि हमने क्या किया हुआ है कि एक बीकर के अंदर पहले से ही कोई अम्ल या क्षारक हमने भरपूर मात्रा में ले रखा है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को डालते हैं, ठीक है। तो वो जो अम्ल या क्षारक है वो सांद्र है, गाढ़ा है काफी। तो क्या होता है, देखो, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर ऊष्मा के कारण मिश्र आस्फलित यानी स्प्लैश होकर बाहर आ सकता है और कांच का पात्र टूट सकता है। क्या होगा, जब आप ज्यादा मात्रा में अम्ल है यानी गाढ़ा है, वो सांद्र है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी को मिलाते हैं तो एकदम से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो वो जब भाप निकलेगी, भाप के साथ में अम्ल की बूंदें भी बाहर निकल जाएंगी, जो हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं। या फिर जिस पात्र में आपने लिया, जैसे कांच का पात्र है तो वो कांच का पात्र फट भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है कि हमने एक पात्र में जल पहले से लिया हुआ है, ठीक है। उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, अम्ल हम मिलाते हैं और उसको साथ साथ में हिलाते भी रहते हैं, ठीक है। तो अम्ल को हमेशा धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ये एक इसका सही तरीका है तनुकरण करने के लिए, यानी डाइल्यूशन करने के लिए। बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है, इजी है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। अब इस टॉपिक हमारा है, देखो, पीएच स्केल, सार्वत्रिक सूचकांक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। पीएच स्केल क्या है कि एक इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। यहाँ पर ये 7 है, ठीक है। 7 जो है वो एक उदासीन तक को दर्शाता है, यानी अगर जिसका पीएच वैल्यू 7 आता है तो वो उदासीन है, यानी ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती जाती है, धीरे 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 करते 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 0 तक पहुंचती है, उतना ही वो अम्लीय होता जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या मात्रा बढ़ती जाएगी। जब आप 0 की तरफ जाएगा ना तो वो आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी गहरा लाल बताया गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा अम्लीय है, ठीक है। जठर रस हो गया, नींबू का रस हो गया, इस प्रकार से। लेकिन जब ये 7 से ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, 14 की तरफ जाएगा तो ये अत्यधिक क्षारीय होता जाएगा, ठीक है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, हल्का क्षारीय है, 7 से थोड़ा ऊपर है, ये हल्का क्षारीय है। ये जो है आपके एंटासिड है, मेडिसिन में काम, जब एसिडिटी होती है तो अब इसको पीते हैं तो वो पेट की एसिडिटी शांत हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OH आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये पीएच स्केल जो होता है एक्चुअल में वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाने वाली स्केल हो गई, जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है या फिर वो उदासीन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो, पीएच की हमने बात करी है, तो इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ठीक है। कुछ खास हम बात कर लेते हैं। जैसे पाचन तंत्र की बात करते हैं, हमारा उदर यानी स्टोमक HCl उत्पन्न करता है, ओके। अपच होने पर अतिरिक्त अम्ल से दर्द होता है। क्या होता है, जब हमको इनडाइजेशन होता है तो ज्यादा मात्रा में HCl पैदा होता है, जिससे हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है। उपचार के लिए एंटासिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अपन ने पीछे बात की थी अभी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है, ठीक है। इसका हम उपयोग करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा जो एसिड है वो उदासीन हो जाएगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो एक्चुअल में क्या हो गया कि भाई पेट का गड़बड़ होना, यानी कि आपका पीएच में गड़बड़ हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, दंत क्षय,
दांतों की खराबी, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल जो होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है, ठीक है ना, काफी कठोर पदार्थ है वो, लेकिन वो संक्षारित होने लग जाता है, यानी धीरे धीरे वो खराब होने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएच 5.5 से नीचे जा रहा है। आपका मुंह का जो एक पीएच है वो 5.5 से नीचे रहने लगता है। आप ज़्यादा एसिडिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं, या फिर आप जो भी खाते पीते हैं उसके बाद में कुल्ला या पेस्ट नहीं करते हैं, तो एसिड, वो बैक्टीरिया जो है वो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्षारकीय टूथपेस्ट काम में लेते हैं। जो हम टूथपेस्ट करते हैं वो एक्चुअल में क्षारीय प्रकृति का होता है, जो आपके मुंह के पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन कर देता है। अब आते हैं अपन कि प्रकृति में देखो कुछ ऐसी और भी है पीएच के आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक और नेटल के बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है, ये पौधा है, इसके जो कांटे होते हैं, बाल बोलते हैं, कांटे बोलते हैं, जो उसमें से मेथनोइक अम्ल निकलता है, यानी हमारे बॉडी में चुभ जाए, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी स्किन पर जो है मेथनोइक अम्ल आ जाएगा। ये मधुमक्खी जब काटती है तो वो मेथनोइक अम्ल होती है, जिससे क्या होता है, तेज दर्द होता है, जलन सी होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको उस काटे हुए जगह पर हम बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं, या डॉग के पौधे की पत्ती मलते हैं। इसका मतलब है कि बेकिंग सोडा क्षारीय प्रकृति की हो और डॉग के पौधे की जो पत्ती है वो भी क्षारीय प्रकृति की हो गई, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है जी, ओके। मिट्टी और फसलें, पौधे के अच्छे विकास के लिए विशिष्ट पीएच परास रेंज की आवश्यकता होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा यानी जब होती है तो 5.5 से बिलो चला जाएगा पीएच, ठीक है ना, तो नदी और मिट्टी के पीएच को हानिकारक रूप से कम कर देती है। जो अम्लीय वर्षा होती है ना, वो अम्लीय वर्षा जब मिट्टी में मिलेगी या नदियों के पानी में मिलेगी तो इससे उसका पीएच भी डाउन जाएगा, यानी वो मिट्टी और पानी जो है वो एसिडिक होने लग जाएगा, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरता में कमी आएगी, ठीक है ना। तो उस पीएच को बैलेंस करना पड़ता है, तो कुछ इसमें क्षारीय पदार्थ, चूना वगैरह हम उसमें मिलाते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके लास्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, लवण परिवार, यानी कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लवण जो है वो देखो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। वैसे लवण बेसिकली हम जानते हैं उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है ना। देखिए, खास बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, लवण केवल उदासीन नहीं होते हैं, उनका पीएच उनके माता पिता, यानी माता पिता कौन हो गए, अम्ल और क्षारक हो गए, जिनसे वो बनता है। भाई लवण किससे बनता है, अम्ल और क्षारक की क्रिया से बनता है, वो उसके माता पिता कहलाए, ठीक है। उनकी प्रबलता पर डिपेंड करेगा, यानी अम्ल ज्यादा प्रबल है या पिता यानी क्षारक यानी जो पिता है वो ज्यादा प्रबल है, ठीक है। अब देखो, इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट जो है खत्म कर देते हैं, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उदासीन लवण बनेगा। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। बेस्ट एग्जाम्पल इसका है सोडियम क्लोराइड। इजी है, ठीक है। अगर मान लो प्रबल अम्ल है लेकिन दुर्बल क्षार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अम्लीय गुण है वो ज्यादा रहेगा लवण के अंदर, तो लवण कैसा बनेगा, अम्लीय प्रकृति का बनेगा, पीएच उसका 7 से कम होगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, ओके। अब दुर्बल अगर अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो लवण कैसा होगा, क्षार की प्रकृति का होगा, क्योंकि क्षार के गुण ज्यादा हो जाएगा, पीएच उसका 7 से ज्यादा हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको इजीली, ओके। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, लवण की हमने बात की है, सोडियम क्लोराइड की हमने बात की है, यानी साधारण नमक की हमने बात की है, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, ठीक है। तो ये एक क्या है, कच्चा माल के रूप में काम आता है, ठीक है, कच्चे माल के रूप में ये काम आता है, ठीक है ना, ओके। समुद्री जल से प्राप्त साधारण नमक जो है वो रसायन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, ठीक है। समुद्र से जो नमक निकल रहा है वो कई प्रकार के अन्य पदार्थों को बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि नमक का जलीय विलयन लिया है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। एक्चुअल में ब्राइन क्या हो गया कि नमक का संतृप्त विलयन होता है, यानी पानी के अंदर नमक को घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं, नमक घुलता जाता है ना, घुलेगा घुलेगा घुलेगा, सॉल्यूबल होता है वो, तो वो उसमें घुल जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब नमक घुलना बंद हो जाता है, वो संतृप्त विलयन कहलाता है, जिसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसका विद्युत अपघटन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, ठीक है।
इसमें हमने ये जलीय विलयन ले लिया और विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि एनोड पर जो है वो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एनोड यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पर जो है क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, जो कैथोड होता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जलीय विलयन है, साथ में जल भी तो है, सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है ना। ओके, तो हाइड्रोजन हो गई और क्लोरीन हो गई। साथ में जो कैथोड एरिया यानी कि जो कैथोड के आसपास का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये साथ में उप उत्पाद इसके या सह उत्पाद इसमें बन जाते हैं। तो एक तरीके से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए पूरा मेथड भी हो गया ये। ठीक है, इसको ठीक है ना क्लोर क्षार विधि कहते हैं इसको। ठीक है ना, क्लोर एल्कली मेथड हो गया ये। ठीक है, अब जो क्लोरीन गैस बना है उसके क्या उपयोग है कि वो जल को साफ करने में काम आता है, पीवीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में काम आता है, हाइड्रोजन जो है वो ईंधन के रूप में या उर्वरक के लिए अमोनिया बनाने में काम आ जाती है। ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ग्रीस को हटाना, साबुन बनाने में, कागज बनाने में ये काम आते हैं। तो ये इसके छोटे छोटे से कुछ उपयोग भी हैं। ठीक है, जो ये उत्पाद इनमें बने हैं इनका आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे कोर्स में कौन कौन से लवण हैं वो देखते हैं। तो पहले जैसे विरंजक चूर्ण है यानी ब्लीचिंग पाउडर है, ये इसका फॉर्मूला हो गया CaOCl2। ये इसका एक सामान्य सा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इसको लिखते हैं इस तरीके से। अब इसका निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से, यानी कि ये बुझा हुआ चूना है लेकिन कैसा है, ड्राई है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। ये विलयन के रूप में होता है लेकिन जब ये पूरा सूख जाता है इस पर क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये विरंजक चूर्ण बनता है और जल बन जाता है। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण जो है उसके उपयोग क्या क्या है, वस्त्र उद्योग में विरंजन में यानी कलर को उड़ाने में। ठीक है, रंग को जो भी धागे होते हैं उनका जो अपना एक नेचुरल कलर है उसकी ब्लीचिंग करने में काम आता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में यानी जो है ऑक्सीडेंट के रूप में। ठीक है, और पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने में भी ये काम आता है। इसको ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या क्लोरीन मुक्त होती है, उससे और जीवाणु मर जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है बेकिंग सोडा। ठीक, ओके, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला है NaHCO3। अब ये बनता कैसे है कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसका जलीय विलयन हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बना और साथ में बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है, यानी ये बहुत दुर्बल होता है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये स्किन वगैरह को, बहुत दुर्बल है। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो केक वगैरह में डालते हैं तो केक को स्पंजी बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस मुक्त करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है जी, ओके, पेट की अम्लता को भी दूर करने में काम आता है ये। ठीक है ना, जो इनो वगैरह बनते हैं ना उसमें काम आता है। ठीक है, और अग्निशामक यंत्र में भी ये काम आता है। तो ये इसके उपयोग भी हो गए और निर्माण की विधि हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है लवण वो है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, Na2CO3 और 10H2O, साथ में इसके जल के लवण भी हैं। अब ये कैसे बनता है, देखो, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, यानी बेकिंग सोडा जो होगा वो गर्म किया जाएगा। ठीक है, इसके पुनः क्रिस्टीकरण से धोने का सोडा प्राप्त फिर हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को अपन गर्म करते हैं। ठीक है ना, फिर आपको मिल जाता है वो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वापिस उसको हम क्रिस्टलीकरण करते हैं तो फिर आपको जो है केवल सोडियम कार्बोनेट ही मिलेगा। ठीक है ना, ओके, उपयोग देखो, कांच बनाने, साबुन, कागज इस उद्योग में काम आता है, घरों में साफ सफाई में ये काम आता है, बोरेक्स जैसे यौगिक के उत्पादन में भी काम आता है, और जल की स्थायी कठोरता को, परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसको दूर करने में भी ये काम आता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अच्छा, अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या कहता है ये, क्या क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? जो क्रिस्टल्स होते हैं, हम कई तरह के पदार्थों के जो क्रिस्टल देखते हैं, दाने देखते हैं, क्या वो वास्तव में सूखे होते हैं या उसमें जल होता है? देखो, क्रिस्टलन का जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल
ठीक है ना, ये मतलब फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल को सूखा रखते हुए भी उसमें बंधे हुए रहते हैं, हालांकि क्रिस्टल वो सूखे दिखते हैं लेकिन जल उसमें होता है। जैसे अपन बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, तो इसमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं ब्लू कलर के, उसमें 5H2O 5 जल के अणु भी हैं। ठीक है, गर्म करने पर ये जल के अणु त्याग देता है और फिर इसका जो ब्लू कलर है वो खत्म हो जाता है और ये श्वेत पाउडर के रूप में हमको प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही आप पानी उसमें मिलाते हैं तो वापस इसका नीला रंग लौट आता है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो क्रिस्टल्स हैं उनके जो कलर हैं वो उसमें क्रिस्टलन जल के कारण से होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है हमारा, है यहाँ पर देखो जिप्सम होता है, ये फॉर्मूला है। इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2H2O था, यहाँ पे 1/2H2O लिखना पड़ेगा आपको, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें पानी मिलाने पर यह जिप्सम बनकर अत्यधिक कठोर हो जाता है। ठीक है ना, सफ़ेद चूर्ण है, पानी मिलाएंगे काफ़ी कठोर हो जाएगा। अब इसका उपयोग क्या होता है कि डॉक्टर इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो प्लास्टर जो बांधते हैं उसमें फिर ये पट्टियाँ वगैरह बांधते करते हैं, तो इसके चारों तरफ जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी लपेटा जाता है, उसका पेस्ट बना करके फिर वो ड्राई हो जाता है, जिससे वो हड्डी जो है वो अपनी जगह पर रहती है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना आप।